हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम आपके क्रैश कोर्स के लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है नेशनलिज्म इन इंडिया का है, आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। आई नो ये जो आपका लेक्चर नंबर 4 है ये काफ़ी लंबे गैप के बाद आ रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़। आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड योर लेक्चर ऑन टाइम, बट इट्स ओके। अब हम जो है रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। कोर्स कंप्लीट करना है 26 अप्रैल से पहले। तो हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में, कि ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या था जिसकी शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम जानेंगे, हम इस मूवमेंट के कॉजेज जानेंगे कि भाई क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ा। फिर इसको जब स्टार्ट किया गया या इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, इसके मेथड क्या थे, यानी कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट होना था तो क्या क्या चीज़ें होनी थी, इसके मेथड क्या थे। और फिर जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उससे पहले कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं, चुनौतियाँ आती हैं इसके आगे, हम वो भी जानेंगे। और फिर जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, हम ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो कॉजेस देखते हैं। देखो, मैं ऑलरेडी आपको कॉजेस बता चुकी हूँ कि भाई क्या क्या कारण थे इस मूवमेंट के पीछे, बट आज हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे इसकी। खिलाफत का इशू, आपको पता है जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी रॉलेट एक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे अपना, तो उस एक्ट में क्या होता है, वायलेंस भड़क जाती है, हिंसा आ जाती है। तो गांधी जी उस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, ठीक है। तब गांधी जी सोचते हैं कि जो रॉलेट एक्ट का मूवमेंट था, रॉलेट एक्ट का मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था, तो मैं आपको बता दूं, रॉलेट एक्ट एक ऐसा ब्लैक लॉ था जिसका इंडियंस अपोज कर रहे थे। इसको ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, लेकिन इंडियंस इससे खुश नहीं थे। इंडियंस इसलिए इससे खुश नहीं थे क्योंकि ये जो एक्ट था इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इमेंस पावर प्रोवाइड कर दी थी इंडियंस के ऊपर, कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस की पॉलिटिकल एक्टिविटी को कम्प्लीटली सप्रेस कर सकती थी। साथ ही साथ अगर आप सत्याग्रह के टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए गलत थी रॉलेट एक्ट में, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि अगर हम शांति से कुछ अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोग उसकी भी हमारे को आज़ादी नहीं दे रहे हैं, फ्रीडम ही नहीं है कुछ भी। तो रॉलेट एक्ट मूवमेंट आता है, लेकिन फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि देखो जलियांवाला बाग मैस्केर हो जाता है वहाँ पे। तो जलियांवाला बाग मैस्केर में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे इनोसेंट लोग घूमने आए हुए होते हैं, लेकिन मूवमेंट जो है, मतलब जो मैस्केर हो जाता है, तो गांधी जी बहुत आघात पहुँचता है इससे, और नॉर्थ इंडिया में पूरे में वायलेंस भड़क जाता है। इसलिए गांधी जी जो है वो इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। लेकिन जब ये मूवमेंट एंड होता है तो गांधी जी को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि ये जो रॉलेट एक्ट का मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था ये सिर्फ टाउन्स में ही सीमित था, शहरों तक ही सीमित था। इसमें गांव वगैरह के ग्रामीण रूरल एरियाज के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो गांधी जी सोचते हैं कि हमारे को क्या करना है, हमारे को नेशनल लेवल पे काफ़ी बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस दौरान गांधी जी को खिलाफत का इशू पता लगता है कि खिलाफत इशू जो है, गांधी जी सोचते हैं कि अगर मैं खिलाफत इशू को अपने अंडर में ले लेता हूँ और मुस्लिम लोगों से हाथ मिला लेता हूँ तो हम हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो खिलाफत का इशू क्या था, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो उस दौरान हालत बहुत ख़राब हो जाते हैं। जर्मनी हार जाता है और जर्मनी के ऊपर पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई को इम्पोज किया जाता है। तो जो सेंट्रल पावर हारते हैं उसमें आपके टर्की भी तो जर्मनी के साथ में होता है, तो टर्की भी हार जाता है। और अब टर्की के ऊपर भी एक शेमफुल ट्रीटी जो है इम्पोज करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उस शेमफुल ट्रीटी के अंदर में क्या होता है कि टर्की के जो स्पिरिचुअल हेड थे, जिनको खलीफा कहा जाता था, और ये जो खलीफा होते थे मुस्लिम जगत के लिए एक भगवान की तरह होते थे। तो जो इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा थे उनकी जितनी भी पावर थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर उनसे छीनने की कोशिश की। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो भड़क जाते हैं कि हमारे भगवान को ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो क्या होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग देशों में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा होता है, खिलाफत कमेटी बनाई जाती है ताकि खलीफा के पावर्स के लिए आवाज़ उठाई जा सके। तो गांधी जी क्या करते हैं, उस खिलाफत कमेटीज़ में, खिलाफत कमेटी के जो मेन लीडर होते हैं अली ब्रदर्स, उनसे बात करके खिलाफत का जो मूवमेंट होता है इसका जो लीडरशिप है वो अपने हाथों में ले लेते हैं और कहते हैं कि इस मूवमेंट को मैं लीड करूंगा। तो इस तरीके से गांधी जी जो है वो मुस्लिम्स का सपोर्ट भी बटोर लेते हैं और कांग्रेस में हिंदुओं का सपोर्ट तो ऑलरेडी होता है। तो अब गांधी जी जो है वो हिंदू और मुस्लिम के साथ मिलकर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब ये गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उससे पहले गांधी जी अपनी बुक में हिंदू स्वराज की जो उनकी किताब है, ये ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में लिखी हुई किताब है, लेकिन इसकी हिंदी और इंग्लिश पब्लिकेशन भी आपको मिल जाएगी, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है बुक।
तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें गांधी जी बताते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का, पहली बात तो क्रिटिक करते हैं इस बुक में, और बताते हैं कि कैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल जो है वो रन कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग आज भारत जो है गुलाम है और भारत में ब्रिटिश रूल जो है वो चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। उनको लगता था कि क्योंकि भारत में ब्रिटिशर शासन कर पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस ने उनको सहयोग दिया है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है। अगर इंडियंस रिफ्यूज़ कर देते हैं अपना कॉरपोरेशन प्रोवाइड करने से तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, यानी कि एक साल के अंदर अंदर भारत से ब्रिटिश शासन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि अंत हो जाएगा और भारत को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी पूरी तरीके से जोर देते थे कि हमारे को क्या करना है, कॉरपोरेशन नहीं देना है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग प्रोवाइड नहीं करना है। हम उनको कॉरपोरेशन देते हैं, उनको सहयोग प्रोवाइड करते हैं, तभी तो वो आराम से रन कर पा रहे हैं, वरना बाहर के विदेशी लोगों को हमारे बारे में क्या पता, कुछ भी नहीं पता होगा। हमने तो सपोर्ट दिया होगा तभी तो वो हम पे शासन कर रहे हैं, वही बात हो जाती है। तो गांधी जी का इस मूवमेंट को लेकर मेन मेथड क्या था कि हम सरेंडर कर देंगे जितने भी गवर्नमेंट टाइटल्स हमारे को मिले हुए हैं, बॉयकॉट करेंगे सिविल सर्विसेज का। अब देखो सिविल सर्विसेज मतलब वही ऑफिसर्स वगैरह की पोस्ट होती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सिविल सर्विस इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट किया और हम लोगों ने ज्वाइन किया, तभी तो ब्रिटिशर्स आराम से यहाँ पे शासन कर पा रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने आर्मी बनाई, हम लोगों ने तो आर्मी ज्वाइन करी थी, वरना उन्होंने वो आर्मी मेंबर्स कहाँ से लाए थे, यूरोप से तो लेकर नहीं आए थे, इंडिया में उन्होंने अपनी आर्मी बनाई थी। तो हमने तो उनकी आर्मी ज्वाइन की थी, हमने तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया था, हमने उनकी पुलिस फोर्स ज्वाइन की, हमने उनके कोर्ट्स में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट किया, उनके स्कूलों में पढ़ने के लिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को भेजा, हमने फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल किया। इन सब चीज़ों की वजह से तो हमने अपना कॉरपोरेशन उनको प्रोवाइड किया और आज वो हमारी छाती में चढ़ के राज कर रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि हमारे को इनका बॉयकॉट करना पड़ेगा, और अगर इस बॉयकॉट के दौरान अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा जो पीसफुल प्रोसेशन है इसको सप्रेस करती है तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गांधी जी फुल तैयारी के साथ यहाँ पर आते हैं और नॉन कॉरपोरेशन का जो आइडिया है उसको पेश करते हैं। तो जो नॉन कॉरपोरेशन का आइडिया था इसको सितंबर 1920 में गांधी जी कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस में पेश करते हैं कि एनसीएम नाम का एक मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे और वो ऐसे होगा। बेसिकली उसका जो एक पूरा दायरा था वो गांधी जी ने सितंबर 1920 के कैलकाटा सेशन में पेश किया था। लॉन्च इसको बाद में किया गया था। अब देखो, जब गांधी जी ने अपना एनसीएम का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का अपना आइडिया जब पेश किया था तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे। डिसएग्रीमेंट मतलब बहुत सारे चैलेंजेस थे इस मूवमेंट के सामने। तो वो चैलेंजेस क्या क्या थे तो हम देखते हैं। कुछ कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो इस मूवमेंट को दोबारा से यानी कि एनसीएम को स्टार्ट करना नहीं चाहते थे। उनको डर था कि अगर हमने बॉयकॉट किया काउंसिल इलेक्शन का तो उससे क्या होगा, हमारे को जो पॉलिटिकल राइट्स अब मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे। उनको लगता था कि अगर हम एक बार पॉलिटिक्स में आ गए, एक बार सत्ता में आ गए, तो अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं। इसलिए वो रिलक्टेंट थे किसी भी तरीके के मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, CR दास और जो मोतीलाल नेहरू जो हैं, जो कि मोतीलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो हैं, ये लोग स्वराज पार्टी बनाते हैं अपनी अलग से, ताकि वो कांग्रेस से अलग हटके अपनी पार्टी बनाएं और काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कांग्रेस टू आर्ग्यू विद द रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार करें, इसलिए जो है वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। सबसे बड़ी एक तो डिसएग्रीमेंट ये थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है अपोजिशंस का और सपोर्टर्स के, अपोजिशन वर्सेस सपोर्टर्स चलता है, यानी कि कुछ लोग मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ लोग विरोध करते थे, ये सब चल रहा था। कुछ लीडर्स इसलिए भी डर रहे थे कि कहीं ये मूवमेंट फिर से वायलेंस में तब्दील ना हो जाए। उनका ये मानना था कि जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया तो उससे पहले भी उन्होंने वादा किया था कि ये इस आंदोलन में कोई भी वायलेंस नहीं होगा, हिंसा नहीं भड़केगी। लेकिन एंड मूवमेंट पे रिजल्ट क्या निकल के आता है, जलियांवाला बाग मैसेकर निकल के आता है। तो इसीलिए कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको डर था कि ये दोबारा से जो मूवमेंट है नॉन कॉरपोरेशन का, ये भी वायलेंस में टर्न हो जाएगा। लेकिन गांधी जी बहुत इनको विश्वास दिलाते हैं और सारे लोग मान जाते हैं, और इसीलिए 1920 दिसंबर सेशन ऑफ कांग्रेस में जो है इस मूवमेंट का जो एग्रीमेंट है उसको पास कर दिया जाता है और जनवरी में इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, वो मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी शौकत अली और
मतलब अली ब्रदर्स के साथ मिलके पूरे ओवरऑल इंडिया का दौरा करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं अपने मूवमेंट के सपोर्ट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो मूवमेंट स्टार्ट होता है। भाई मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले क्या क्या इवेंट हमने देख लिया अभी तक। हमने देखा कि मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली जो है वो अली ब्रदर्स इसके लीडर होते हैं। हालांकि और भी होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद होते हैं, लेकिन जो अली ब्रदर्स हैं वो मेन होते हैं। तो खिलाफत कमेटी बिठाई जाती है और उनकी जो डिमांड थी वो मैं बता चुकी हूँ क्या थी। ठीक है, सितंबर 1920 में गांधी जी कलकत्ता सेशन में कन्विंस अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर द स्वराज, यानी कि स्वराज प्राप्ति के लिए और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की बात पे सबको एग्री कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ भाई हम लोग मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और फाइनली क्या होता है, दिसंबर 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो उसका अडॉप्ट कर लिया जाता है और अब वो मूवमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मूवमेंट स्टार्ट क्या होता है, तो क्या क्या होता है भाई। सबसे पहली बात, मूवमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, टाउन से स्टार्ट होता है। टाउन मतलब छोटे छोटे शहरों से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में एकदम से गांव से स्टार्ट नहीं होता है, शहरों में स्टार्ट होता है। और शहरों में क्या होता है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाना छोड़ देते हैं। हेडमास्टर्स यानी कि जो स्कूल के कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं, कौन से स्कूल कॉलेजेस के, जो ब्रिटिश के द्वारा रन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स द्वारा रन किए जाने वाले स्कूल और कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया जाता है। हेडमास्टर स्कूल में जाना छोड़ देते हैं, वो टीचर्स की पोस्ट रिजाइन कर देते हैं। लॉयर जो है वो गिव अप कर देते हैं अपनी लीगल प्रैक्टिसेस पे, यानी कि अब वो ब्रिटिश कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोई भी वकालत का पेशा नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि हर जगह बॉयकॉट का एक चलन सा चल गया था। लेकिन क्या होता है, प्रोविंशियल जो काउंसिल इलेक्शन हो रहे होते हैं, प्रोविंस में, अलग अलग प्रोविंस में काउंसिल इलेक्शन हो रहे हैं, गांधी जी तो बोलते हैं कि उसका भी बॉयकॉट करो। सब लोग बॉयकॉट करते भी हैं, लेकिन मद्रास में जस्टिस पार्टी के लोग जो वो बॉयकॉट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ मैं बता दूं, पेपर में पूछ लेता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि भाई कौन सा ऐसी पार्टी थी, कौन से प्रोविंस में काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया गया था। तो मद्रास में जस्टिस पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की। ठीक है, नॉन ब्राह्मण्स की जो जस्टिस पार्टी थी वो काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करती है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना इनका अलग ही कास्ट पॉलिटिक्स चल रहा था। वो कहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेट करेगी, और फिर हमारे को अगर हम जीत जाएंगे तो हमारे को वो सारे पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे जो ब्राह्मण्स को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो देश के लेवल पे सोच ही नहीं रहे थे, वो तो बस ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स के अपने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में ही फंसे हुए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एकता की थोड़ी सी कमी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, ना सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स ने और बैरिस्टर्स वगैरह इसमें पार्टिसिपेट किया, बल्कि जो मर्चेंट्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1921 से 1922 है ये। ठीक है, 92 लिखा हुआ है यहाँ पे, गलती से मिसप्रिंट हो गया। 1991 से 1922 के दौरान क्या होता है ना बेटा, जो इम्पोर्ट एक्टिविटी होती है वो लगभग 50% तक कम हो जाती है। ठीक है, जहां पर 1921 में 102 करोड़ की बाहर से इंपोर्ट किया गया था सामान, 922 में आके वो 57 करोड़ का हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा कमी देखी जाती है फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट में। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, इंडियन टेक्सटाइल और हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल अपने पीक पे हो जाती है। अब इंडियंस कपड़ों की डिमांड हो रही है, तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ये मूवमेंट स्लो डाउन पड़ जाता है बेटा। यहाँ पर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पड़ जाएगा कि व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड द स्लो डाउन ऑफ द एनसीएम इन द टाउन एरिया। टाउन एरिया में, शहरों में मूवमेंट के सस्ता नहीं, मतलब स्लो पड़ जाने के, धीमा पड़ जाने के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहली बात, गांधी जी ने एनसीएम के दौरान बोला था कि हम जो है ब्रिटिशर्स क्लोथ को, यानी कि बाहर से आए हुए फॉरेन क्लोथ्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम खादी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले सब लोग एग्री कर जाते हैं, लेकिन खादी के जो क्लोथ होते हैं ना बेटा, हाथ से बनते हैं, बहुत मेहनत करके बनाए जाते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं, गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या होता है भाई, बेचारों को खरीदना पड़ता है फाइनल फॉरेन गुड्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि लैक ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, लॉयर्स ने ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूशन को जो है क्या करा, बॉयकॉट कर दिया। तो अब वो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट में आएंगे, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस बहुत कम थे, यानी कि अल्टरनेटिव्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो बेचारों को वापस क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगिन टैकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर जॉइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट। तो बेचारों को दोबारा से
गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट में भी जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मूवमेंट स्लो डाउन पड़ जाता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप इतना भी लिख देंगे तो आपका 3 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो एनसीएम का मूवमेंट था सिर्फ आपका टाउन एरिया में ही सीमित नहीं था, बल्कि कंट्री साइड में भी इसको काफ़ी इसका प्रसार देखने को मिलता है। कंट्री साइड में कैसे इसका प्रसार देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि कंट्री साइड में हम देखते हैं कि जो पीजेंट है, पीजेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क विदाउट पे इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन लैंडलॉर्ड, यानी कि जो वर्कर्स वगैरह थे, गांव के जो किसान थे, पीजेंट से थे, उनकी लड़ाई किससे थी? उनकी लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई तो लैंड लॉर्ड्स से थी। लैंड लॉर्ड्स कौन? जो बड़े बड़े जमींदार वगैरह होते हैं, उनकी लड़ाई तो उनसे थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटिशर से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनकी सारी दुश्मनी तो उन जमींदारों से थी जो उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो वो लोग जो है अपने मूवमेंट में वो कहते हैं कि अब एनसीएम स्टार्ट हो गया, तो एनसीएम क्या करेगा? गांधी जी हमारे लिए डिमांड करेंगे एक कम रेवेन्यू की, यानी कि लैंड रेवेन्यू है जो उसमें रिडक्शन आएगी, उसमें कमी की जाएगी, बेगार का जो सिस्टम चल रहा है उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा, और सोशल बॉयकॉट की भी डिमांड करते थे, ऑपरेसिव की। ऑपरेसिव मतलब जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे, वो जो जमींदार जो थे, जो उनको दबाया करते थे गरीब किसानों को, उनका भी सोशल बॉयकॉट की बात करते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हम यहाँ पर ना एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है कि जो नाई धोबी होते हैं ना, नाई धोबी बंद प्रथा जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो जो कंट्री साइड में मूवमेंट हो रहे थे वहाँ पे अवध का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। अवध में पीजेंट्स को लेड कौन कर रहा था, मतलब उनके लीडर कौन थे? आपके बाबा रामचंद्र जो हैं वो अवध में लीडर थे, जो किसानों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो जून 1920 में क्या होता है, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं अवध में दौरा करने के लिए अवध का, और देखने की पीजेंट्स की क्या कंडीशन है, वो वहाँ पर जाके उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है 1920 अक्टूबर में ओध किसान सभा बनाई जाती है, यानी कि किसानों को एकत्रित करने के लिए ओध किसान सभा बनाई जाती है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इसको हेड कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू हेड करते हैं, और बाबा रामचंद्र लोगों को लीड करते हैं। ठीक है, तो एक मंथ के अंदर ही अंदर इस पूरे किसान सभा की 300 के करीब ब्रांचेस पूरे अवध में खुल जाती हैं, और इन्हीं ब्रांचेस के थ्रू लोग जो है इसमें ऐड होने लग जाते हैं। मतलब लोग जो है धीरे धीरे जो है एक छोटे से दायरे में आते एनसीएम से जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, बाबा रामचंद्र कहते हैं कि हमारे को एनसीएम को सपोर्ट करना है, गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी का राज आ जाएगा तो स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर उनके लिए एनसीएम का नॉन कॉर्पोरेशन का मूवमेंट का मतलब ही कुछ और था। उनके लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब था कि हमारे को लैंड ओनर्स के साथ कोई भी सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ द एनसीएम इन विलेज, गाँव में ये मूवमेंट क्यों स्लो डाउन पड़ जाता है? अभी हमने ऊपर देखा कि शहरों में तो पड़ ही जाता है, लेकिन गाँव में भी ये मूवमेंट स्लो डाउन पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो मूवमेंट जिसको स्टार्टिंग में कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, बाद में कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं करती है, और सपोर्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि धीरे धीरे ये मूवमेंट वायलेंस का रूप ले लेता है। ठीक है, हाउसेज ऑफ द तालुकदार्स एंड द मर्चेंट्स वर अटैक, उनके ऊपर अटैक किया जाता है, लैंड ओनर्स के ऊपर। बाजार्स को लूटा जाता है, ग्रेन्स होर्डिंग वर टेकन ओवर, यानी कि जहाँ पर अनाज के भंडार होते हैं वहाँ पे आग लगा दी जाती है या उसको लूट लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस में क्या होता है कि जो लोकल लीडर्स होते हैं वो किसानों से पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब हमारे को कोई भी टैक्स नहीं पे करने हैं, एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और जो गरीब किसान है उनको कोई टैक्स नहीं देना है, किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, गांधी जी हमारे को सबको जमीन दिलवाएंगे। मतलब लोग कुछ भी बोले जा रहे थे। ठीक है, ही ऑन द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन, यानी कि महात्मा गांधी के नाम पे जितनी भी हिंसा हो रही थी, जितनी भी डिक्लेरेशन हो रही थी, सबको लेजिटिमाइज कराने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि महात्मा गांधी ने हमें ऐसा करने के लिए बोला है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो मूवमेंट गांव में ही नहीं फैला था, बल्कि ट्राइब्स में भी, यानी कि जो कबीले के लोग होते हैं वहाँ तक भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फैल गया था। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गुडेम हिल्स के आंध्र प्रदेश के लोगों का। ठीक है, गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया। अब देखो जो गांव के ट्राइबल्स लोग जो हैं वो इसलिए इसका अपोज कर रहे होते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स को इसलिए अपोज कर रहे होते हैं क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी ही कुछ ऐसी थी। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसके तहत लोगों को रोक दिया गया था कि अब आप वहाँ पे अपने जानवरों को नहीं ले जा सकते हैं। उनको एंट्री लेने से रोक दिया, वहाँ पर उनको जानवरों को घास खिलाने से रोक दिया। ठीक है, उनको वहाँ से
फ्यूल कलेक्ट करने की भी आज़ादी नहीं थी, ना ही वो किसी तरीके की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मतलब अपने जीने के लिए जितने भी उन जो जितनी तरीके से वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे, वो सब चीज़ें उनसे छीन ली गई थी। तो बहुत गुस्सा आता है कि यार ये तो हमारा ट्रेडिशनल राइट था, हमारे तो पूरी जीविका ही इस फॉरेस्ट से भी निर्भर करती है, और अभी इन्हीं फॉरेस्ट में हमारी एंट्री अलाउड नहीं है। देखो ट्राइबल्स लोगों के लिए क्या होता है, कबीलाई लोगों के लिए क्या होता है भाई, जंगल ही उनका घर होते हैं और जंगल ही उनकी लाइवलीहुड का सोर्स होते हैं। और जब उनके लिए ही जंगल के रास्ते यानी कि फॉरेस्ट एरिया के डोर क्लोज हो जाएंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो बहुत गुस्साए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। और इस दौरान वो क्या करते हैं, पुलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, मतलब जहाँ देखो पिटाई लगा रहे हैं सबकी। और अलूरी सीतारामन राजू जो होते हैं वो इनको लीड कर रहे होते हैं। तो देखो जो अलूरी सीतारामन राजू हैं वो ऑलरेडी एक इंडेंचर लेबर थे और फिजी में जो है ना वो इंडेंचर लेबर का काम करते थे। तो वो जब वहाँ से फ्री होके आते हैं तो वो लोगों को बोलते हैं कि मेरे अंदर क्या है भाई, कुछ स्पिरिचुअल्स पावर है, ठीक है, मैं भगवान हूँ, मेरे को कोई भी गोली नहीं मार सकती, मैं किसी भी बीमार इंसान को ठीक कर सकता हूँ। और मेरी गांधी जी से बात हो गई है, गांधी जी ने मुझे बोला है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करो, ठीक है, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करोगे तो स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके लिए अलूरी सीतारामन राजू ने लोगों को गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक को भी अपनाने के लिए बोला। देखो अलूरी सीतारामन राजू जो है वो बिल्कुल गांधी जी के विचारों से सहमत थे, वो भी चाहते थे कि स्वराज की प्राप्ति हो, वो भी शराबबंदी को रोकना चाहते थे, मतलब शराब वगैरह की जो दुकानें लगाई जाती हैं उसको रोकना चाहते थे। और अलूरी सीतारामन राजू जो हैं वो खादी के कपड़े पहनने पे जोर देते थे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जहाँ पे गांधी जी और अलूरी सीतारामन राजू के जो विचार थे वो अलग थे। वो क्या था कि गांधी जी जो है वो कहते थे कि हमारे को वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना है, वहीं दूसरी तरफ अलूरी सीतारामन राजू कहते थे कि इफ़ वी वांट टू गेट स्वराज, इफ़ वी वांट टू गेट अवर फ्रीडम, वी विल हैव टू चूज द पाथ ऑफ वायलेंस, बिना वायलेंस की वी कैन नॉट गेट द स्वराज, ऐसा अलूरी सीतारामन राजू कहा करते थे, ठीक है। तो अलूरी सीतारामन राजू के नेतृत्व में आंध्रा के गुडेम हिल्स के ट्राइबल लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखो कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मतलब क्या था, तो यहाँ पे एक सिंपल सा लिखा हुआ है, फॉर द प्लांटेशन वर्कर स्वराज मीन्स फ्रीडम, मीन द राइट टू मूव फ्रीली, यानी कि उनके लिए स्वराज का मतलब था फ्रीडम, और द फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली, कहीं पर भी आ जाने की आज़ादी। अब आप बोलेंगे क्यों भाई, कहीं पे बांध के रखा था क्या उनको, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्लांटेशन वर्कर को बांध के ही रखा जाता था। हाँ, ये नहीं कि हाथ पर बांध के रख देंगे, ऐसा नहीं था, बस ये था कि एक 1859 का जो इमिग्रेशन एक्ट था उसमें ये बात बोली गई थी कि जो प्लांटेशन वर्कर है ना, वो जिस प्लांटेशन एरिया में काम कर रहे हैं उनको वहीं पर रहना पड़ेगा, और अगर उनको वहाँ से जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी ऑफिसर से पहले, ठीक है। तो जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो प्लांटेशन वर्कर को लगता है कि अब गांधी जी जो हैं वो आ गए हैं, अब हमारे को किसी भी तरीके की परमिशन लेने की कोई आज़ादी नहीं है, हम अपना टी गार्डन छोड़ के अपने गाँव में जा सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों के मन में ये बातें भी बैठ गई थी कि अब हमें अपने गाँव में जाने के लिए गांधी जी ने बोला है और वहाँ पे गांधी जी हमारे को लैंड दिलवाएंगे, ठीक है। तो लोगों ने अपने ही तरीके से स्वराज का मतलब निकाला था। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटी, और जब एनसीएम स्टार्ट होता है तो ये लोग भी सोचते हैं कि हमारे को भी अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देना है, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की बातों को मानना मना कर दिया, उनके जो भी रूल रेगुलेशन थे उनको इन्होंने डिफाई कर दिया, प्लांटेशन एरिया को छोड़ दिया एंड हेडेड टू होम, यानी कि अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे, क्योंकि उनको लगता था दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन एरिया, इन देयर ओन विलेज। गांधी राज आएगा और सबको उनके ही गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ये लोग अपना प्लांटेशन एरिया छोड़ छाड़ के रेल से अपने घर में जा रहे थे तो क्या होता है, रेलवे हड़ताल चल रही होती है, तो ये लोग वहीं पे बीच में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो पुलिस पकड़ लेती है और उनकी पिटाई लगाती है, ठीक है, और उनको जाने नहीं देती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे यहाँ पर भी एक तरीके से वायलेंस देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी गुरिल्ला वॉरफेयर्स में देखने को मिलती है वायलेंस। और विलेज एरिया में, अवध में क्या होता है, वहाँ पे वो तालुकदारों के और लैंड ओनर्स के घर जला देते हैं। तो हर जगह देखते हैं कि लोगों ने स्वराज का मतलब अपने अकॉर्डिंग निकाला, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इंटरप्रेट किया और हर जगह वायलेंस को अपनाया, जो कि गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है भाई, फरवरी 1992 नहीं है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, फरवरी 1922 में क्या होता है भाई, 1922 में यूपी में, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नाम की एक जगह में ना एक वायलेंस भड़क जाती है,
क्या होता है, 22 के 22 पुलिस कर्मचारियों को लोग जिंदा जला देते हैं। भारत के लोग, इंडियंस क्या करते हैं, एक पुलिस थाने में अटैक कर देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। तो इस पूरे इंसिडेंट में 22 से 23 लोग मारे जाते हैं। तो इससे गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते हैं कि ही विल विड्रॉ हिज मूवमेंट, बिकॉज ही डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वायलेंस इन हिज मूवमेंट, एंड इफ देयर इज ओनली वायलेंस देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो मीन फॉर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं और इस तरीके से मूवमेंट का दी एंड हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे आज की जो हमारी वीडियो थी, आज के हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर आप चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो करिए। रेडी फॉर स्टडी नाम से अलग से चैनल बना हुआ है, पेज बना हुआ है, तो मुझे जाइए वहाँ फॉलो कीजिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज का नॉन कॉर्पोरेशन का पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरा खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, और सेशन को अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे भी बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।